अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। एक नई सुबह के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए बेशुमार खुशियाँ जो है वो आज आपकी चौखट पे भेजे और आप जब सुबह उठे तो सारे गम के बादल जो भी गुज़िश्ता दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में थे वो छट चुके हों। इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि हमने रोज़ाना कोई ना कोई आपसे ऐसी बात करनी होती है या ऐसा पैगाम आप तक पहुंचाना होता है जिससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सबरे। तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी बातें आपसे की जाएं, अच्छे अच्छे वक्त को आपके साथ गुजारा जाए। तो जनाब हमारा सेगमेंट है एक दिन एक नेकी, उसकी तरफ बढ़ते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अल्लाह ने हम पर एहसान ये किया कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे भाइयों, ये निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये निस्बत ही क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत का सबब बनेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हर अमल सुन्नत के मुताबिक करने वाले बन जाएं। हमारा कोई भी अमल खिलाफ सुन्नत नहीं होना चाहिए। यही इश्क़ रसूल इसी बात का तकादा करती है कि हम अपने आप को सुन्नत के मुताबिक ढालने वाले बन जाएं। अल्लाह मुझे भी आपको भी सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल ठीक कहा। और हमारी कोशिश होती है कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो सुन्नत के मुताबिक गुजारी जाए तो ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आ सके। क्योंकि सुन्नत के ऊपर चलने से ना सिर्फ आपकी आखिरत बल्कि दुनिया भी संवरती है। तो दुनिया को संवारने के लिए और अपनी आखिरत को संवारने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताया गया रास्ता है उसके ऊपर चल रहे ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आटे के लिए आवाम ख्वार हो रही है, गाड़ियाँ लग जाती हैं, लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, लोग तरस रहे होते हैं कि सारा सारा दिन की दिहाड़ी तोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ आटा लेने के लिए खड़े होते हैं। और इसके साथ साथ एशिया खुरनोश की कीमतें भी आसमान को जा पहुँची है। चिकन का रेट हो या फिर दीगर दालें हों, घी हो, हर चीज़ के रेट जो हैं वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। डॉलर को इसके साथ बड़ा लिंक किया जाता है। जैसे डॉलर की प्राइस बढ़ती है, गाड़ियाँ हों, एशिया खुरनोश हो, हर चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन देखने में ये आता है कि जैसे ही डॉलर नीचे आता है तो वो प्राइसेस नीचे नहीं आती, वो वहाँ पे स्टैटिक रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। तो उनको स्टेबिलिटी को छेड़ा नहीं जाता। तब छेड़ा जाता है जब इसकी प्राइस को हाइक करना होता है, ऊपर लेके जाना होता है। लेकिन रिवर्स करने के लिए कोई मैकेनिज्म नज़र नहीं आता पाकिस्तान के अंदर कि महंगी होगी ये चीज़, इसको वापस नहीं लाना, यहाँ पे स्टे करना है, डॉलर ऊपर जाए नीचे आए। लेकिन जब बात आती है कि यार इसे सस्ता करने की तरफ आना है तो मेरा ख्याल है फिर दुकानदार भी उस तरह से ताउन, ताजर बरादरी भी ताउन नहीं करती हुकूमत के साथ या दीगर चीज़ों के साथ। इस मौके के ऊपर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। वो स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए, इस मौजू पे हमने गुफ्तगू करने के लिए आज दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल डोगर, हमारे सीनियर रैंक पर्सन है, और आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। और उनके साथ साथ राना फजील साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं ले जी, मैं बस इसलिए कहता हूँ कि स्माइल अगले के चेहरे पे आ जाए, तो फजील के चेहरे पे मैं स्माइल ले आया, यही मेरी जीत है जनाब। तो फजील आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो बिलाल की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिलाल साहब, जो सूरत हाल मौजूदा चल रही है इसके अंदर स्ट्रेटजी, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी बनाते भी हैं, इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं, तब भी असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक तो होता है ना स्ट्रेटजी बनाई इम्प्लीमेंट ना हुई, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी फेल हो रहे हैं, चक्कर क्या है? अच्छा, इस वक्त तो रमज़ान आ रहा है, क्योंकि अब तो चंद घंटे बल्कि अयाम बाकी हैं, तो उसके लिए जो सस्ता फ्री आटा और पेट्रोल है इसके ऊपर इस वक्त मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा गौर करना होगा, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है, पॉलिसी बन गई तो मुफ्त आटा मिलेगा, कैसे मिलेगा, किन को मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्योंकि रमज़ान बाज़ार इस बार नहीं लग रहे। सारी जो सब्सिडी है वो रमज़ान बाज़ारों की बजाय सस्ती अशिया पे सीएम पंजाब लगा रहे हैं। साथ पीएम पैकेज के अंदर से मुफ्त आटा पंजाब के अंदर बाकी सूबे अभी ऐड नहीं हुआ, लेकिन ये ऐड हो चुका है। और इसके साथ
आटे के साथ जो मेन चीज़ उन्होंने कमोडिटी रखी है वो है पेट्रोल। चिंची वालों को और मोटरसाइकिल वालों को कोई मखसूस कीमत के ऊपर पेट्रोल मिलेगा। अब ये अच्छा, इंडस्ट्री के हवाले से आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्री कहीं पे बूस्ट करती है, कहीं पे डाउन आ जाती है। अब ये भी सुनने को आता है कि जब इंडस्ट्री पे डाउनफॉल आता है तो वो सारा मजदूरों के ऊपर बोझ डाल देते हैं, उनकी डाउनसाइजिंग शुरू हो जाती है, लेकिन अपना प्रॉफिट मार्जिन वहीं पे रखते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जैसे पावर लूम की हम बात करें, वो तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री तबाह होगी। एक वक्त था कि लोहे के भाव लूम बिक रही थी, अब मेरा ख्याल दोबारा वो सिस्टम आ गया है। अच्छा हनान, उसमें ये है कि अगर मजदूर, देखिए मालिक क्या करता है, मालिक के पास फॉर एग्जांपल एक अमाउंट पड़ी है ना, वो उसको कैटर कर लेता है, वहीं रोक लेता है, वो फैक्ट्री बंद कर देता है। अब फैक्ट्री बंद हो गई, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन जो मैं आपको आज ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें जो भी है, ये है कि फैसलाबाद के बेशतर कारोबारी हजरात 8 से 9 ममालिक ऐसे हैं जहाँ सस्ते या आसान आपको सिटीजनशिप मिल रही है, वहाँ रुक कर रहे हैं। वो मुल्क उनको वेलकम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फैसलाबाद सरीना होटल में बाकायदा इस्लामाबाद से 4 से 5 सफ़ीर विज़िट कर चुके हैं, उन लोगों से मुलाकातें कर चुके हैं, उनको इनविटेशन दे रहे हैं कि आप यहाँ से क्विट करें, हमारे मुल्क में आएँ, हम पैसा देते हैं आपको, आपका यहाँ से ज़र मुबादला बाद में आ जाएगा, हम पैसा देते हैं, इंडस्ट्री लगाएं। अब ये देखें, वो बनी बनाई एक हमारी जो चीज़ है, जो कि 2005 में हमने बांग्लादेश के अंदर ले गए इंडस्ट्री, हम बांग्लादेश से वापस आ चुके हैं, लेकिन आज बांग्लादेश बन गया। हमारी एक्सपोर्ट एक फुटी जो रुई की ना, वो भी पैदा नहीं होती बांग्लादेश में, लेकिन आज वो टॉप एक्सपोर्टर बन गया, हमसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कर रहा है। कमोबेश 50 अरब डॉलर से ज़ायद की एक्सपोर्ट है, हमारी टोटल जो एक्सपोर्ट्स है वो 32 अरब तक नहीं पहुंची। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे लिए। अब हमने क्या कर रहे हैं, हम अपने एक्सपोर्टर को और कामयाब लोगों को भगा रहे हैं। अब होगा अल्टीमेटली क्या, ये लोग उन ममालिक में जाएंगे, वो सस्ती सिटीजनशिप देंगे, 5 साल लीड टू नेशनलिटी के तौर पर, वहाँ ये इंडस्ट्री लगाएंगे, उन लोगों को कुछ भी किए बगैर एक बेहतरीन एक्सपोर्टर मिल जाएगा। ये लोग वहाँ लग्जरी लाइफ एंजॉय करेंगे, वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। कुछ 5 साल के बाद पाकिस्तान में माहौल अगर ठीक हो जाता है, फिर उनकी मोहब्बत जागेगी मुल्क की, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन उस कंट्री को अपने कंपेटिटर आप खुद बना के खड़ा करके आएंगे। यानी कि इस वक्त आप बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज उनको दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान कॉटन के अंदर और कॉटन प्रोडक्ट्स के अंदर खुद मुख्तार है। फैब की रिपोर्ट देखें, कोई एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है, सेक्टर नेटवेयर, सेक्टर बेडवेयर, सेक्टर होम टेक्सटाइल, सेक्टर मेडअप्स, और इसके अलावा सिल्क और एस्थेटिक्स, और इसके अलावा अपैरल गुड, इसके अलावा मेडअप्स के साथ जो आपके रेडीमेड गारमेंट, कुछ भी हनान मुनाफे में नहीं है, ऑल टू ऑल खसारे में है। हमने सबसे बड़ी गलती ये की है, हम अमेरिका, यूरोप और बरतानिया पे खड़े हैं। ये तीनों मंडियां कोलैप्स कर रही हैं, उनके पास गैस देने के, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, वो गारमेंट्स कहाँ खरीदेंगे? जो 8 शर्टें खरीदता था वो 1 शर्ट पे आ गया। हमारी ऑस्ट्रेलिया की मंडी ऊपर आई, कनाडा की आई, मिडल ईस्ट आई, इसके अलावा एशिया की, चाइना और रूस आया, हम उधर गौर नहीं कर रहे। हम अभी भी अमेरिका, यूरोप और बरतानिया ऊपर डिपेंडेंट होकर बैठे हैं, जहाँ से हमें सेटबैक लगी जा रहा है। हमें चाहिए एक्सपोर्टर को गाइड करें, उनको लेके जाएं। हमारे जो मुफ्त मारे बैठे हैं, मुफ्त खोरे बैठे हैं, कमर्शियल अताशी, उनको जगाएं कि आप अपने एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करें मिडिल ईस्ट के अंदर। इस वक्त मिडिल ईस्ट पागल हो रहा है, पाकिस्तान के पीछे हलाल मीट दे दें, हलाल मीट की प्रोडक्ट पूरी नहीं हो रही, हलाल चिकन दें। आज चिकन हमें जितना महंगा मिल रहा है, इसे हम मुल्क के अंदर चलो मिल ही रहा है महंगा, इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बना लें। अंडे आपसे मांग रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ हनान, इस वक्त बेतहाशा सऊदी अरब के एम्बेसडर यहाँ डेलीगेशन आया, वो फैसलाबाद आके एक्सपोर्टर्स को कह रहा था हमें गोश्त दें, हमें चिकन चाहिए, हमें मीट दें, सऊदी अरब की प्रोडक्ट नीड नहीं पूरी हो रही। और बेहतरीन हलाल मीट हमारा है, क्योंकि इंडिया से जब उठाते हैं तो शेल्फ के ऊपर पड़ा भारतीय मीट या चिकन जो है उसको को हाथ नहीं लगाता बीफ को, वो कहते हैं पाकिस्तानी ज्यादा ऑथेंटिक है, हलाल है, हम ये खरीदेंगे। 10 रुपये महंगा बिक रहा है। और इस वक्त जो मजमूई रिपोर्ट फरवरी 2023 की आई है, वो यही शो करी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो एक्सपोर्टर कहते हैं कैसे बढ़ी है, उसका सबसे बड़ा जरिया ये है कि हमारा मीट ऊपर चल गया है, और हमारा कॉपर और ऐसी चीजें बिक रही हैं, हमारा टेक्सटाइल की अल्टरनेट जो चीजें आ रही हैं। तो फिर हम अल्टरनेट जो चीजें ऊपर आ रही हैं उसको क्यों नहीं देख रहे? हम इंडिया को कंपेटिटर कहते हैं। इंडिया के अंदर सिर्फ एक हेडफोन जो है वो 110 अरब डॉलर के बिक रहे हैं,
एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम अल्टरनेट्स को कब देखेंगे? तब देखेंगे जब पूरी दुनिया, हम जो हमारे हाथ से गाहक निकल गया। अब इस वक्त जो ऑर्डर्स मौजूद हैं वो कैंसिल होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गाहक कह रहे हैं हम आपसे ऑर्डर नहीं पूरे करवा रहे, आपके पास बटन नहीं है, जिप नहीं है, धागा नहीं है, नलकी नहीं है, तो कैसे ऑर्डर देंगे? प्रोडक्ट जब पूरा नहीं होगा तो वो कैसे डिमांड उनकी पूरी होगी? तो हमारे साथ फजील भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। फजील, क्योंकि फैसलाबाद को टेक्सटाइल हब समझा जाता है, तो इस टेक्सटाइल हब के भी कमर की हड्डी जो है वो मेरा ख्याल पावर लूम है। पावर लूम ना हो तो ये मामला जो है वो एक प्रोसेस, जो चेन प्रोसेस है वो मुकम्मल ना हो पाए। पावर लूम इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है, लोहे के भाव बिक रही हैं, और अब ये भी कहा जा रहा है कि लोहा भी सस्ता कर दिया इस वजह से कि पावर लूम जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मार्केट में सेल होने के लिए आ गए। तो आपको क्या लगता है इससे कितने लोग होंगे जो कि माशी बदहाली का शिकार होंगे, कितने लोग होंगे जो कि जॉब से, नौकरी से फारग हो जाएंगे, कितनी फैक्ट्रियां बंद होंगी? देखिए हनान, जो सैकड़ों लोग हैं जो पावर लूम के कारोबार से वाबस्ता हैं, जो जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं। इसके अलावा जो पावर लूम के साथ तबका जो जुड़ा है, जिनका रोज़गार उससे मुंसलिक है, वो लाखों की तादाद में आपको सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर मिलेगा। और इस वक्त जो पावर लूम फैक्ट्रियां हैं वो जो कुछ चल रही हैं वो भी पूरी तरह से नहीं चल रही। उसकी वजह से मज़दूर तबका पहले ही बेरोज़गार हो चुका है। जो लूमें चल रही हैं वो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे भी नहीं चल रही, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग भी है। इसके अलावा उनको धागा नहीं मिल रहा, कॉटन की शॉर्टेज, हर चीज़ जो है वो उनको नुकसान में लेकर जा रही है पावर लूम मालकान को, इसलिए वो फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हैं। वो हमेशा से यही मुतालबा रहा। इमरान खान के 3.5 साल दौर था गवर्नमेंट का, उन्होंने एक ही मुतालबा किया कि हमें सस्ती बिजली दें। जैसे आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रिलीफ दे रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री को भी दें। एक्सपोर्टर्स अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोकल ज़रूरियात को पूरा करते हैं, हमें भी रिलीफ मिलना चाहिए। तब भी उनका 50 रुपये से ऊपर फ़ी यूनिट का रेट रहा। उसके बाद फिर मज़ीद बिजली महंगी होती गई। वो जैसे जैसे बिजली के रेट्स बढ़ते गए, पावर लूम फैक्ट्रियाँ आस्ता आस्ता बंद होना शुरू होती गईं। अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ 25 से 30% फैक्ट्रियाँ जो हैं वो चल रही हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं चल रही। उससे मज़दूर तबका आपका बेरोज़गार है और जो मालकान हैं वो परेशान है। और इससे सबसे बड़ी जो वजह है, इस वक्त हमारे मुल्क को ज़रूरत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शंस होती और हमारा जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर होती। जब आपकी सनतें बंद हो जाएंगी तो आप फिर वो टैक्स कलेक्शन कहाँ से करेंगे? सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो आपका कारोबारी तबका है। जब आप फैक्ट्रियाँ ही बंद करवा देंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो तो हम उसको नेट में लेकर ही नहीं आते, वो काउंट ही नहीं हम करते कि जो लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं वो कहाँ जाता है। वो आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ, एक आम जो मज़दूर है वो भी देता है। लेकिन सिर्फ जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको हम काउंट करते हैं। और उनका भी आप देख लें कि फैक्ट्रियाँ जो यूनिट्स हैं वो बंद होने से कितना नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क का। अभी थोड़ी देर पहले बिलाल भाई ने एक बात की कि जो इस्लामाबाद से सफ़ीर आ रहे हैं और दावतनामे दे रहे हैं हमारे एक्सपोर्टर्स को, तो जो हमने बाहर के ममालिक में सफ़ीर भेजे हैं उनको हम इतने बड़े बड़े बिल पे कर रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, उनके ख़र्चे उठा रहे हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो अपने मुल्क को कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किस चीज़ के हवाले से वो वहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ स्पेशल चीज़ें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो पसंद की जाती है दुनिया में, लेकिन वो सफ़ीर तमाम ममालिक के अंदर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेरा ये इनसे सवाल है। अगर दूसरे ममालिक के सफ़ीर आपके एक्सपोर्टर्स को आकर इन्विटेशंस दे रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आएँ, इंडस्ट्री लगाएँ, तो आप भी बाहर से लेकर आएँ लोगों को, वहाँ पर बताएँ कि हम आपको अच्छा माहौल देंगे, हम आपको ये सहूलियात देंगे। लेकिन अफसोस कि हमारे सफ़ीर जो हैं वो सिर्फ बाहर के ममालिक में जाकर वहाँ की ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। 2 साल, 3 साल, 5 साल गुजारे, वापस आ गए, फिर वापस आकर भी वो जो आसाइशें हैं वो लेते हैं। लेकिन काम आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी पाकिस्तानी सफ़ीर ने किसी मुल्क में जाकर अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया हो, कि हाँ किसी आपके जो एक्सपोर्ट के जो हैं आपके अदारा जात, उनको उसने जाके बाहर के ममालिक में वो उनके बारे में बताया हो कि आप हमारे मुल्क के अंदर आएँ, या किसी भी इंडस्ट्री को प्रमोट किया हो किसी सफ़ीर ने, मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन बाहर के जो सफ़ीर हमारे मुल्क के अंदर हैं
वो हमने हमेशा से देखा है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या फिर पीटीआ हो, एप्टपमा हो, तमाम अदारों में वो विज़िट करते हैं और उनके विज़िट का मतलब सिर्फ मकसद एक होता है कि वो अपनी इंडस्ट्री के बारे में आगाह करते हैं और जो इंडस्ट्री को वो सहूलियात देते हैं वो उनके बारे में बताते हैं, ताकि यहाँ से एक्सपोर्टर जो हैं, सनतकार जो हैं, वो उनको वो चीज़ें बताकर माइल करें कि वो उस मुल्क के अंदर जाकर इंडस्ट्री लगाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ बिलाल डोगर मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। बिलाल, जैसे ही रमज़ान करीब आता है हम ये देखते हैं कि स्टॉक माफिया जो है वो अरूज पे पहुंच जाता है और उसके बाद चीज़ों को महंगा भी कर दिया जाता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, मैं अभी गुज़िश्ता रोज़ ही इस पर बात कर रहे थे अपने प्रोड्यूसर हारिस के साथ, तो हम प्रोग्राम प्लान कर रहे थे, तो हमने कुछ देखे ममालिक में, यूरोप, क्योंकि मैंने कुछ खुद एग्जामिन किया, बरतानिया के अंदर एक रोज़े मेरे वहाँ गुजरे, तो एक हफ़्ता पहले, जैसे अब एक हफ़्ता गुज़िश्ता अब गुजर चुके हैं कई दिन, तो एक हफ़्ता पहले वहाँ ऑफर्स लग गई थी, मतलब अभी भी लगी हुई हैं ऑफर्स, रमज़ान अभी शुरू नहीं हुआ तो ऑफर्स लग चुकी हैं, हमारे स्टॉकिंग शुरू हो गई है। क्या कह रहे हैं, एक ट्रक की उधर स्टॉक का लो, हफ्ते बाद महंगा बिकेगा। तो हम अपना ये देखें कि हम इतना ज़्यादा महज़्ज़ब माशरे में रहते हैं कि हम एक सबसे बबरकत महीने के अंदर, क्योंकि जो रोज़ादार है उसने रोज़ा रखना है और उसने अपने फरीज़े की अदायगी के लिए महंगी चीज़ें भी खरीद लेनी है, लेकिन जो महंगी बेचने वाले हैं वो रोज़ा भी रख रहे होंगे, नमाज भी पढ़े होंगे, तरावीह भी पढ़े होंगे, और जो हेरा फेरी कर रहे हैं, देखें मुनाफा तजारत का हमारे नबी ने दर्स दिया, हमारे नबी पाक ने यह भी दर्स दिया कि उसके ऊपर मुनाफा कमाएं, जायज़ मुनाफा। ये नहीं कहा कि मैं एक दिन पहले आपके प्रोग्राम में हनान डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ स्टॉक करता हूँ, मैं अपने आप को ले लेता हूँ, मैं एक चीज़ स्टॉक करता हूँ, मेरी वजह से एक शख्स भूखा रह जाता है, तो उमर फारूक ने तो ये कहा था एक दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी भूख से मर गया तो जवाबदेह मैं हूँ। तो अगर एक इंसान रोज़ा नहीं रख पा रहा या अफ्तारी नहीं कर पा रहा तो उसका मेरे साथ कितना सख्त हिसाब होगा। हम इस चीज़ को भूल चुके हैं, हम सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले हैं। मैं माज़े के साथ कहना चाहूँगा, हमारे लीडर जितने भी हैं क्रॉस द बॉर्डर सारी सियासी जमातों के, ये जैसे ही कोई मजहबी त्यौहार आएगा या कुछ आता है ये सारे उलमा कराम बन जाते हैं। हमें इमरान खान को भी फतवे देते देखा है, नवाज शरीफ साहब भी आलिम बन जाते हैं। आलिमों के काम सियासतदान कर रहे हैं, सियासतदानों का काम आलिम कर रहे हैं। एक आलिम दीन ने मुझे बड़ा खूबसूरत जुमला बोला था कि बिलाल भाई, जिस दिन मिंबर और महराब का तकद्दुस बहाल हो जाएगा ना तो हमारा सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। मिंबर और महराब में क्या है, आलिम दीन ने बताना है ये चीज़ें, मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा हर नमाज के अंदर बता दें कि एटलीस्ट 10% लोग तो खाइफ होंगे ना, खौफजदा होंगे ना कि यार मैंने अगर स्टॉक किया मैं दोज़ख में चले जाऊँगा। हमें दोज़ख से वैसे बहुत डराया जाता है, बहुत सारी चीज़ों से। हमारे बहुत सारे जो आपके जैसे स्टार्ट के अंदर आलिम दीन ने बड़ा खूबसूरत एक मैसेज दिया, ऐसे हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनासबत रखती जो ज़िंदगी एक पूरी है उसके ऊपर दर्स देने वाले लोग बड़े खूबसूरत अंदाज में मौजूद हैं। हम उनको फॉलो करें, सोशल मीडिया के ऊपर वो आलिम दीन मौजूद है, उनकी बातों के ऊपर गौर करें। और ख़ास तौर पर ये मुनाफाखोरी, आप देखें कि आपने 1 रुपया भी अगर मुनाफा किया है तो उसके ऊपर कितना देना है, और फिर हम ये सोचते हैं कि शायद वो मुनाफाखोरी के अंदर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश नहीं हैं आप, खुशहाल नहीं हैं। अल्लाह ने आपकी रस्सी दराज कर दी है कि जाओ अब तुम मेरे हिस्से से फारिग हो, तुमने जो करना है दुनिया में कमा लो। तो वो तो हमें दीन इस्लाम में ये भी बताया गया कि ये रनाइयाँ हैं दुनिया की, ये हम मुनाफा कमाते हैं। आप वो अपना जायज़ रखें, वो खूबसूरत भी होगा, हलाल भी होगा, बबरकत भी होगा, और आपकी औलाद की शक्ल में वो बड़े बेहतरीन। देखें पैसा बाइसे हिसाब है, औलाद और पैसा, इस पैसे को आप जितना जायद कमाएंगे उतना हिसाब आपको देना पड़ेगा, वो जायद मुनाफा है। आप ये देखें कि इस वक्त इस तंगी के दौर के अंदर है ना, जिस दिन महंगाई बढ़ती है ना हमें माज़े के साथ उस दिन सड़क पर लड़ाई ज़्यादा नज़र आती है। आप देखें, मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूँ लोग बाइक पे जा रहे हैं, वो कोई भी नहीं उसके अंदर टकराया, वो फुटपाथ पे टकराया, गिर गया, स्लिप हुआ, गिर गया। पता नहीं कौन कौन सी सोच है, परेशानियां हैं, लोगों की मौशी मुश्किलात हैं, और लोग आप उनके अंदर टच कर जाए तो वो एग्रेशन है। एग्रेशन हमेशा खुशहाल माशरों में नहीं आता वो तंग दस्ती वाले माशरों में आता है, जहाँ लोग तंग दस्त होते हैं, लोगों की परेशानी, उनके ज़हन में पता नहीं क्या चल रहा है, वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फजील भी हमारे साथ मौजूद है, फजील से भी गुफ्तगू करते हैं। फजील,
ये जो मुआशी बदहाली जन्म ले रही है इस महंगाई की वजह से, इससे इखलाकियात को भी बिलाल जैसे बता रहे थे बहुत असरअंदाज होती है। एक बंदा जो परेशानी में सारा दिन रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, तो वो घर भी जाके लड़ेगा, बाहर भी हर एक के साथ चिड़ा रहेगा। तो ये मामला जो हैं अब इनको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए हमें इटसेल्फ अपने आप में क्या करना चाहिए, बेहतरी लानी चाहिए? देखिए हनान, जो इस वक्त हालात हैं कि लोग महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से डिप्रेस हो चुके हैं, और डिप्रेस में हमेशा इंसान कोशिश करता है या तो ख़ुद को नुकसान पहुंचाए या फिर अगला कोई उसके मुताबिक अगर गलत बात हो गई, शायद सामने वाला गलत बात ना कर रहा हो, लेकिन जो डिप्रेस होता है उसको लगता है कि इसने गलत बात की है, तो वो कोशिश करता है या ख़ुद को नुकसान पहुंचाए या अगले को नुकसान पहुंचाए। तो ये सूरत हाल आज के दौर में बिल्कुल बढ़ती जा रही है, क्योंकि परेशानी हर तरफ माशी हालात की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, जैसे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मज़दूर तबका बेरोज़गार हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और अभी रमज़ानुल मुबारक शुरू ही होने वाला है, तो आप मार्केटों के अंदर जाकर देख लें, वो किसी भी तरह की हों, वो कपड़ा मार्केट हो या फिर अशिया खुर्द-व-नोश हों, लोगों ने स्टॉक करना, जैसे आपने कहा, कि शुरू कर दिया है। तो इससे नुकसान सिर्फ आप ये ना समझें कि वो जो ख़रीदार हैं उनका नुकसान होगा, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जाके जो स्टॉक करते हैं चीज़ें, उनका भी नुकसान होता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के नज़दीक और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी ये नापसंदीदा अमल है। और तिजारत तो इतना पसंदीदा एक अमल है कि कारोबार करना जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कारोबार किया, लेकिन जायज़ तरीके से, जैसे बिलाल भाई बता रहे थे, कमाना चाहिए। नाजायज़ तरीके से जो कमाते हैं, फिर आपका पूरा मुआशरा उससे ख़राब होता है। आप देखें कि जब हमेशा जो नाजायज़ तरीका या नाजायज़ मुनाफाखोरी होती है वो एक इंसान नहीं करता, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, वो मिलकर सारा कुछ करते हैं। अगर हम छोटी सी चीज़ ले लें कि या घी है या फिर चीनी है, आज के दौर की जो अहम चीज़ें हैं वो आटा, घी, चीनी है। ये तीन लोग अगर इन चीज़ों को बेचने वाले स्टॉक करेंगे इनको, तो वो मिल से एक काम शुरू हो जाएगा, मिल से लेकर एक दुकानदार तक। तो आप समझें कि वो 10 स्टेप के बाद दुकान पर आती है चीज़, वो 10 लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, और वो 10 लोग जब इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो उनके साथ और भी लोग आ जाएंगे जो थर्ड पार्टी होती है। 20 लोग हो गए तो उससे मुआशरा पूरा फिर बिगाड़ आएगा उसमें। एक तो जिन लोगों को चीज़ टाइम से नहीं मिलेगी वो परेशान होंगे, वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, उनकी परेशानी बढ़ेगी तो माशरे में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। जो लोग स्टॉक कर रहे हैं वो हराम तरीके से कमाएंगे, तो वो उनकी औलाद की सूरत में या फिर फैमिली के दूसरे मेंबरान की सूरत में वो माशरे को ख़राब करने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। तो सबसे जो अहम चीज़ है इस दौर के अंदर कि इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ख़त्म सिर्फ़ एक तरीके से किया जा सकता है, जैसे बिलाल भाई ने बताया कि हमारे पास आलिम दीन बहुत अच्छे मौजूद हैं। आप उनको सिर्फ़ ये कहें कि आपने किसी चीज़ से नहीं, कोई लेक्चर नहीं देना, आप सिर्फ़ इस चीज़ पे लेक्चर दें कि इस वक्त हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है और हमारा जो कारोबारी तबका है, हमारे जो ताजर हैं, उन्होंने कैसे चलना है, हलाल तरीके से कैसे कमाना है, तिजारत कैसे करनी है। अगर सिर्फ़ यही आलिम दीन जो हैं उनके ज़िम्मे लगा दिया जाए कि आप मेंबरों से सिर्फ इस चीज़ के लेक्चर्स दें, लोगों को इस हवाले से बताएं, तो आपका मुल्क बहुत हद तक बेहतर हो सकता है, आपके मुआशी हालात भी ठीक हो सकते हैं। आप एक चीज़ सिर्फ आम इंसान जो होगा ना उसको देख लें कि वो जितना मर्ज़ी कमाए लेकिन वो नाजायज़ तरीके से कमाए, तो उसके घर के अंदर वो माहौल वो नहीं रहेगा जिसे आप कहें कि सुकून दे ज़िंदगी नहीं होगी उसकी। अगर कम कमाएगा, हलाल तरीके से कमाएगा, उसकी औलाद भी अच्छी होगी, फर्माबरदार भी होगी, उसके हालात भी ठीक होंगे, वो अच्छे से गुजारा करेगा, कम में कर लेगा लेकिन अच्छा करेगा, उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। तो इस वक्त ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि आप अपने कारोबारी तबके को, आप दुकानदारों को, अपने लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं, हमने इस्लाम के तौर तरीक़ों पर कारोबार भी करना है, ज़िंदगी भी गुजारनी है। तो इस चीज़ से आपका मुल्क उम्मीद है कि बेहतर हो सकता है अगर हम खुद को बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। बिलाल, आईटी की फील्ड में पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है? इंडिया को अगर देखा जाए तो आईटी के मामलात में काफ़ी आगे नज़र आता है और उनकी जो ट्रेडिंग है आईटी के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और मेरा ख्याल है ज़र मुबादला भी काफ़ी ज़्यादा उससे कमा रहे हैं। आईटी की फील्ड की एक्सपोर्ट्स को बेसिकली सर्विसेज के अंदर लिया जाता है और पाकिस्तान की सर्विसेज की एक्सपोर्ट, अगर मैं गलत ना हूं तो गुज़िश्ता साल मजमूई तौर पे 12 महीनों में 10 अरब डॉलर के करीब थी, जिसमें आईटी की हमारे ज़्यादा सॉफ्टवेयर थे और भारत की कमोबेश 150 अरब डॉलर के करीब है। गुज़िश्ता 4 साल 1.5-2 साल पहले की मुझे याद है 100 अरब से ज़ायद है सॉफ्टवेयर बेचते हैं और मेरे ख्याल में ये बहुत है और बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स है। देखें ना, हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स है 32 अरब डॉलर और भारत की है 750 अरब डॉलर की, तो वो दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी बन चुका है जो बरामदात के अंदर। तो अमेरिका भी उसके आगे घुटने टेकता है। हम बेसिकली कम्पीट करते रहते हैं उससे। हम अपने हमारे पास दिमाग ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने आलमी दुनिया में देखा है कि जहाँ जहाँ भारतीय बैठे उसके मुकाबले में हमारा बैठा तो ज़्यादा अच्छा फ्लोरिश कर रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका 7.5 लाख से ज़ायद नौजवान बाहर चले जाता है, जिसमें से सिर्फ 90,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स, आईटी इंजीनियर्स और दीगर लोग मौजूद हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। अब ये 90,000 अगर पाकिस्तान के अंदर रिस्टेन करते, इंक्लूडिंग ये जो एक्सपोर्टर अब भागेंगे, तो ये लोग यहाँ रह जाते, तो क्या पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन नहीं आ सकता था? प्रॉब्लम ये है कि हमारी तरजीहात नहीं है। हमारी तरजीहात, पंजाब के अंदर 1 लाख टीचर शॉर्ट है, पंजाब के अंदर फैसलाबाद में 10,000 से ज़्यादा स्कूल के कमरे शॉर्ट है। अभी तक हमारे जो कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं व्हाट इज़ कीबोर्ड, व्हाट इज़ माउस। तो क्या आपको लगता है सरकारी स्कूलों में जो व्हाट इज़ कीबोर्ड, व्हाट इज़ माउस से निकलने वाले बच्चे पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा तूफान बर्पा कर लेंगे? नहीं। जिसका जवाब, सीधा सा जवाब है नहीं। वो टीचर्स इस चीज़ पे चीख रहे हैं कि आप करिकुलम को रिवाइज कर दें को। हम पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, हम डॉक्टरेट करके बैठे हैं कंप्यूटर साइंस में और हम कीबोर्ड लगाना बता रहे हैं और माउस उतारना बता रहे हैं। तो जब आपने यहाँ तक महदूद करना है तो आप यकीन करें, मुझे एक टीचर कहता कि हम ये पढ़ा रहे हैं और बच्चा हमें आगे पढ़ाता है कि आपको पता है ये डिजिटल वेबसाइट लॉन्च होगी और इससे ये होता है। मतलब आपने गैजेट है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपने ये पकड़ा दिया है और ये हर घर में मौजूद है। बच्चे तो इससे बहुत कुछ निकाल रहे हैं और बहुत आगे जा चुके हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो आप बच्चों को कीबोर्ड माउस क्यों बता रहे हैं? तो हमें अपना करिकुलम उसके हिसाब से चेंज करना होगा और हमें फोकस करना होगा। वैसे तो हमारा फोकस कहीं नहीं है। एक जमात कहती है वो इक़्तिदार में आए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, दूसरी कहती है वो आ गए तो वो बेड़ा गर्क कर देंगे। आप अनान मुझे सिर्फ ये बता दें, गुज़िश्ता 5 साल में 2 गवर्नमेंट्स आई, पीडीएम की मुश्तरका और पीटीआई की। पीटीआई जिस चीज के ऊपर मान कर रही है, मुझे तो बताएं, मेरे फैसलाबाद में एक शहर की बात करता हूं, क्या दिया है फैसलाबाद को आपने? आईटी यूनिवर्सिटी नहीं दी। आप कहते हैं फेडमिक आपका कारनामा नहीं है। फेडमिक गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने शुरू किया था और ये एक ऐसा मंसूबा है जो बड़ी देर से शुरू हुआ, चलता रहा, पाइपलाइन में शुरू हो गया। तीसरी चीज, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या कोई मेगा प्रोजेक्ट फैसलाबाद को दिया? जिसका जवाब है नहीं। क्या साफ पानी का प्रोजेक्ट दिया? जिसका मतलब है नहीं। आपने पार्क्स, हॉर्टिकल्चर और वासा और जो FWMC है वो तबाह करके रख दिया पूरा डिपार्टमेंट। अब पीडीएम से भी यही 5 सवाल है, तो दोनों तरह से हमें जवाब आना है नहीं। तो फिर अवाम के नाम पे अवाम को धोखा क्यों दिया जा रहा है? तो उसका जवाब भी हनान ये है, ये अवाम बेवकूफ़ है। जब अवाम कहते हैं ना हम कोई बेवकूफ़ नहीं है, हम बेवकूफ़ हैं क्योंकि हम गलत वादों के ऊपर, गलत दावों के ऊपर वोट देते हैं। आज देखें पीटीआई के साथ फिर वही अवाम खड़ी है। फिर उन्होंने क्या दिया है आपको? यही पीटीआई के वर्कर हमारे पास रोते रहे लेकिन जी इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान से तो फिर उन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं, या तो नए फेसेस आ रहे हैं, फिर वर्कर रिजेक्ट हो रहे हैं। मुझे याद है अब हसन नियाजी साहब का नाम एक हल्के से आ रहा है, वहां से डॉक्टर हसन मसूद, वहां से जो 4-5 मेन उम्मीदवार हैं, जफर संधू है, महर अवैस अरशद। अब मैं आपको सिर्फ नहीं, उसी को आप भाई निकाल दें, अवैस अरशद, जफर इकबाल संधू और डॉक्टर हसन मसूद। क्या इन तीनों के साथ ज्यादती नहीं है कि इमरान खान के गनमैन को टिकट मिलेगा? तो ये तीन फिर क्या करते रहे? इन तीनों का गुनाह क्या था? ऐसे ही दूसरे हल्के कहते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में फिट करेंगे। नहीं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये बेचारे जीते ही ना, उन्होंने वर्क किया, वो एमपी है, कहा उन्हें चेयरमैन ही लड़ा रहे। और मुझे ये बताएं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने आते 6 माह में अपनी पंजाब वो जो बल्दियात थे उड़ा दिए थे। आप गवाह हैं।
तो फिर जब आप लोग किस चीज़ का वादा करते हैं, 3.5 साल में आपने बल्दियात मजबूत ही नहीं होने दिया और आप वादा करें। दूसरी तरफ नून लीग है, शहबाज शरीफ के दौर में डंडे से सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियात करवाया था, आप भी बल्दियात नहीं करवाते। वहाँ देखें कि अगर आप मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की बात करें तो कल हमें अहमद मीर साहब के साथ एक उनका इंटरव्यू नजर आया, उससे पहले आज तक उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट करना नहीं गवारा किया। इमरान खान की एक मखसूस टीम है, यानी कि ये खेलते ही फिक्स मैचेस हैं, तो हम इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं ये अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। अपने मंसूबे हैं, अपने मुताबिक चलाते हैं और अपने मुताबिक सब कुछ को डील करना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में इस अवाम की नालायकी है कि हम मखसूस तबके के पीछे अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। पोटेंशियल ज़ाया होगा, जो बाहर चले जाते हैं वो बाहर बैठ के पाकिस्तान के लिए लड़े हैं, जो पाकिस्तान बैठे हैं वो इंटरनेशनल दुनिया की बात करें। बेसिकली कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है मेरे तो ख्याल में जिसको क्लब। और ये नहीं है कि मैं नाउमीद हूँ, सब कुछ ठीक हो सकता है, सिर्फ एक चीज़ है, यूथ खुद अपने आप पे सोचे। बिल्कुल ठीक कहा। तो फजील, आप क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर? कोई मामला बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए हनान, जो सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया था आईटी के हवाले से, तो हमारे तालीमी अदारों के अंदर आप देखें कि आप इतनी बड़ी बुक्स जो हैं वो थमा देते हैं बच्चों के हाथों में। प्रैक्टिकल वर्क हमारे जो अदारा जात हैं उनके अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर है। इंडिया से हम किस तरीके से आईटी में आगे निकल सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल वर्क को बढ़ाएं अपने को। आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो बुक्स की बजाय ज़्यादा प्रैक्टिकल लैब्स जो हैं वो मुहैया करें। आपकी आईटी यूनिवर्सिटी बननी थी फैसलाबाद में, वो तो ख्वाब एक बन के रह गया, वो नहीं बनी। अगर बन भी जाती तो उससे क्या होना था, आपकी लैब्स ही पूरी नहीं होनी थी। आज तक आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर वो अब तमाम जो कोई भी, आप खुद बायो के स्टूडेंट रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपको आज तक कोई अच्छा लैब मिला है किसी अदारे के अंदर जहां पर आप फुली प्रैक्टिकल वर्क कर सकें? एग्जैक्टली। और जहां पे हैं वहां पे आम स्टूडेंट की एक्सेस नहीं है। तो हमने जर्नलिज्म पढ़ी, हम जर्नलिज्म में गए, हमने कहा कि हम पता नहीं 2 साल में क्या सीख लेंगे सहाफ़त के बारे में। यकीन करें जब हम डिग्री लेकर निकले थे तो ज़ीरो थे। इस अदारे के अंदर आए, 2 माह यहाँ पर आकर बाकायदा हमने क्लासेस ली। क्लासेस लेने के बाद पता चला कि सहाफ़त होती क्या है। वो 2 साल हमारे बिल्कुल ज़ाया गए, हमने कुछ नहीं सीखा। सिर्फ वहाँ पर हमने इतने नोट्स पकड़े, पढ़ लिया, पेपर दे दिए, डिग्री ली, फारग होकर आ गए। यहाँ पर आकर इंटरव्यू दिया जब, तो इन्होंने कहा भैया आप तो फारग हैं, आपको पता ही कुछ नहीं। अल्लाह करे चले सिलेक्शन हो गई। यहाँ पर आकर हमने सारा कुछ सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिकल वर्क के लिए हमारे पास मौजूद था। जब तक आप कोई भी आपकी फील्ड हो, आईटी की फील्ड हो, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए जब तक आप प्रैक्टिकल वर्क की तरफ नहीं जाएंगे अपने तलबा को लेकर, आप आगे नहीं निकल सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो के अंदर आए। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे फैसलाबाद में फैसलाबाद आर्ट काउंसिल है जिसकी जानिब से पिछले दिनों इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से एक तकरीब का अहतमाम किया गया, एक मेला लगाया गया और उस मेले ठेले के अंदर बहुत सारे ठेले भी लगाए गए और बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए। स्टॉल्स के अंदर हमारे पंजाबी कल्चर को और इसके साथ साथ इंडस सिविलाइजेशन को जो है वो रूनुमा किया गया। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ तस्वीरों की नुमाइश भी लगाई गई। बहुत सारे लोग थे जो कि इस सिविलाइजेशन को, इंडस सिविलाइजेशन को देखने के लिए, जानने के लिए, उसकी तारीख को जानने के लिए आर्ट्स काउंसिल तशरीफ़ लाया। उसके साथ साथ हमारा कल्चर जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि पंजाबी कल्चर को पसंद करते हैं और कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए आर्ट्स काउंसिल की जानिब से क्या काम किया जा रहा है। तो इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज ख़ास तौर पे हमने दावत दी है। हमारे साथ डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जाहिद इकबाल मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त मेला जो है वो सजाया गया इंडस सिविलाइजेशन का, ये कॉन्सेप्ट क्या था और कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? क्योंकि वहाँ पे देखा कि मोहनजो दड़ो का जो मॉडल है वो भी बनाया गया और लाइव मॉडल बनाया गया। एक तो होता है ना तस्वीरों के अंदर, लाइव मॉडल वहाँ पे बनाया गया और वहाँ के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी वहाँ पे मौजूद थे, तस्वीरी नुमाइश भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो डिटेल से इसकी तारीख के हवाले से भी हमें बताएं, इंडस सिविलाइजेशन है क्या, और इसके साथ साथ मेले के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल जी, जो आपने बात बड़ी खूबसूरत की, उसमें सबसे पहले था कि ये
कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो हम यहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे। हुकूमत पंजाब ने पिछले साल एक स्कीम अप्रूव की जिसके अंदर था कि पंजाब भर में मौजूद जितने सकाफ़ती विरसा हैं और जो हमारा कल्चर है उसके प्रमोशन के लिए काम किया जाए। इसी सिलसिले में जो है एक स्कीम अप्रूव की गई जिसमें नाम रखा गया कि कल्चरल प्रमोशन थ्रू द कल्चरल हेरिटेज। जो हमारे यहाँ पे हेरिटेज हैं उसमें फिर दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज है, एक हमारा टेंजिबल हेरिटेज है। इंटेंजिबल हेरिटेज पे हम काफ़ी सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। आर्ट्स काउंसिल जितनी हैं पंजाब भर की वो सारी इसके ऊपर अपने प्रोग्राम ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे उनके पास ऑप्शंस होते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं, पेश करते हैं, जिसमें क्राफ्ट है, म्यूज़िक है, हमारे फोक डांसेस हैं, हमारे लिटरेरी फेस्टिवल्स हैं, हमारे अदब से मुतल्लिक प्रोग्राम, तो सारा कुछ चल रहा होता है। एक जो एलिमेंट था जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत थी वो मिस था कि हमारे जो कल्चरल साइट्स हैं वो जो है दुनिया के सामने अभी शायद पेश उस तरह से नहीं की जा रही, ताकि इसके पीछे ज़ाहिरी बात है कि एक मोटिव ये भी था नंबर 1 कि हम लोग अपनी पहचान क्या उसको भूल तो नहीं रहे, उसको उजागर किया जाए, टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जाए, पाकिस्तान की कल्चर को, पाकिस्तान की सकाफ़त को दुनिया के सामने पेश किया जाए। तो वो जो सेकंड एलिमेंट था, मकसद था कि जहाँ पे हम एक एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो दूसरे एलिमेंट को भी हाईलाइट किया जाए। इसी वजह से इस दफ़ा हमने जो है वो कल्चरल हेरिटेज के ऊपर भी बात की। तो उसके लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन हो गया हमारा कि हमने जो पाकिस्तान में हमारे जो सकाफ़तें हैं, जो हमारे इंडस सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, टेक्सला है, हमारे पास मोहनजोदाड़ो है और हमारे पास हड़प्पा है। इस सारी तहजीब को, और अगर उधर साउथ में चले जाएं तो फिर हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत तहजीब है हाकड़ा सिविलाइजेशन। हाकड़ा रिवर हुआ करता था बहुत बड़ा, उसके मुतालिक। तो ये जो स्कीम के हिस्से थे ये 4 हिस्सों में फिर तकसीम कर दिए गए। हमारी जो 4 आर्ट्स काउंसिल हैं उनके ज़िम्मे जो है इसी कल्चर प्रमोशन टू द कल्चर हेरिटेज के लिए प्रोग्राम दे दिए गए। तो जो हमने अपने अपने प्रोग्राम तरतीब दिए, इसी तरह से पिंडी आर्ट्स काउंसिल ने जो टेकअप किया, उन्होंने टेक्सला की सिविलाइजेशन को हाईलाइट किया, टेक्सला म्यूज़ियम को हाईलाइट किया। वहाँ पे हमने एक बहुत खूबसूरत बड़ा ज़बरदस्त 7 दिन का मेला ऑर्गेनाइज़ कराया। उस मेले के अंदर जो हमारे बुद्धिज़्म था वो पूरी तारीख़ को हमने रिक्रिएट किया, ना कि सिर्फ आर्ट्स काउंसिल में बल्कि टेक्सला म्यूज़ियम की मदद से हमने वहाँ पे उन्हीं आर्टिस्टों को बुलाया जो आज भी पत्थर का काम करते हैं। लोगों को हमने स्टॉल्स लगाए, 30 स्टॉल्स थे हर जगह पे लगे हुए। तो हमने वहाँ पे लोगों को बिठा के पत्थर से तराशे हुए बुतों के नमूने पेश किए, उनको कैसे तराशा जाता था, आज जो बचे हुए हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारा सरमाया है, कैसे ये लोग बनाते हैं, वो भी लोगों को दिखाया। और फिर साइट विज़िट भी करवाई, और इस तरह से हमने सेमिनार्स करवाए, हमने वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करवाई, और साथ में जुड़े हुए जो हमारे कल्चरल सकाफ़ती रक्स थे, सकाफ़ती मेले थे, हमारी लिटरेरी बॉडीज़ थी, उनको हमने एंगेज किया। मकसद ये था कि लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहे। इस दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए हमने पूरे दिन के प्रोग्राम को, 7 दिन का मेला था, इसको कैरी करना काफ़ी मुश्किल काम था, और इसको खूबसूरत भी होना चाहिए, दिलचस्प भी होना चाहिए, अदबी तारीख़ी लिहाज से और तालीमी लिहाज से, मतालाती लिहाज से, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया। तो जो प्रोग्राम थे उनकी तरतीब बहुत खूबसूरत बन गई। स्टूडेंट्स को एंगेज किया गया, यूनिवर्सिटीज़ को एंगेज किया गया, और हमने उनको सेमिनार्स के ज़रिए, जो एक रीजन की बात करें डिटेल में तो हम जाएंगे कि यही सारा प्रोग्राम जो है वो फिर डुप्लीकेट होता गया बाकी रीजन के अंदर। तो पहला हमने गंदारा का जो है मेला किया, उसमें सेमिनार्स करवाए, और ज़बरदस्त हमारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, हमारे जो हिस्टोरियंस थे, और हमारे जो लिटरेचर के लोग थे, उन्होंने जिन्होंने किताबें लिखी थी, उनको सबको मदऊ किया गया। और टेक्सला की तारीख़ के ऊपर हमने सैर हासिल बहस की, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया, और उससे ये हमें बेनिफिट हुआ कि हमें ये चीज़ पता चली कि ये जो हमारी तारीख़ है ये तो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी स्पेशल है, और बच्चों को ये बावर कराया गया कि इन साइट्स को विज़िट भी करें, इसके ऊपर लिखना शुरू करें, सोचना शुरू करें, रिक्रिएट करना शुरू करें। तो बहुत ही कामयाब हुआ। उससे आगे बढ़ें तो हमारे पास मार्च 1 से मार्च 2 तक जो है हमने साहिवाल में हड़प्पा तहज़ीब के ऊपर बात की। हड़प्पा तहज़ीब के बहुत ही खूबसूरत कामयाब सेमिनार हुआ, दुनिया भर के कुछ लोग तो हमारे पास आ गए, नेशनल इंटरनेशनल हमारे पास आए, बाकी हमने ऑनलाइन लिए। तो खूबसूरत जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर जो है वो उसके बाद उनको हमने जो मकालाजात पेश किए गए उसको हमने शाया भी किया है एक बुक की सूरत में, और लोगों ने बहुत सराहा उसको, आर्टिकल भी लिखे गए। हमने इसी तरह से हड़प्पा की जो रिक्रिएशन है उसकी जो थीमेटिक डिज़ाइन था उसको हमने साइट के ऊपर क्रिएट किया, जिसमें हमने जो स्टॉल लगाए उसके ऊपर एक थीम को लेके चले कि जब आप हमारी विसिनिटी में आ जाएं तो आपको फील हो कि हड़प्पा यही है,
ऐसे लोग जो वहाँ पे नहीं जा सके, उनकी दिलचस्पी को, उनके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए ये हमने सारे का सारा अरेंज किया। गेट बनवाए गए, उसी तरह की जो चीज़ें वहाँ से दरियाफ्त हुई थी वो जो है उनको हमने यहाँ पे बनाया, उसकी क्रिएशन की, कलरफुल स्कीम की, साथ में हमने अपने कल्चर की चीज़ों को जोड़ा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो दिलचस्पी के साथ आएँ। तो वो एक कामयाबी जो है वो साहिवाल आर्ट्स काउंसिल की ज़िम्मे जाती है। अब हम बात करते हैं फैसलाबाद की। तो हमारे पास जो रीजन आया वो था इंडस सिविलाइजेशन। हड़प्पा हमने हड़प्पा हमने किया यहाँ पे साहिवाल में, तो हमारे पास था इंडस सिविलाइजेशन। स्टूडेंट सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोग जानते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन जो है तकरीबन 6000 साल पुरानी तारीख़ है, और अगर हम अपने रीजन की बात करें तो 2600 साल पुरानी तारीख हमें इस रीजन की भी मिलती है। तो इसी वजह से हमने इंडस सिविलाइजेशन का जो डिज़ाइन किया उसमें हमने एकेडेमिया को, हिस्टोरियंस को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, राइटर्स को और ऐसे पब्लिशर जिन्होंने इस वक्त तक उस पर जितनी किताबें लिखी हैं उन सबको मदऊ किया, उनसे मीटिंग की और इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। इंडस सिविलाइजेशन शुरू हो गया 7 मार्च से 14 मार्च तक। हमने 7 मार्च से 13 मार्च तक ये किया, 14 मार्च को हमने कल्चर डे भी मनाया। तो एक खूबसूरत जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से, तो उसमें हमारे पास जो तारीख़ी शहर था वो था मंजोदाड़ो। तो जैसे आपने अपने शुरू में बताया कि हमने यहाँ पे मंजोदाड़ो का आर्ट्स काउंसिल में हमने मंजोदाड़ो का एक रिक्रिएट किया पूरा सिटी। ओरिजिनली हमने उसको इतना करीब ले आए कि हमने ना कि सिर्फ उसको एक उसका जो मॉडल है उसको पेश किया, हमारे जो यहाँ पे आर्टिस्ट हैं उन्होंने उसको मिट्टी, गारे, रेत, बजरी सब चीज़ों से वही एक लुक देने, तो बहुत ही खूबसूरत एक मॉडल तैयार किया गया कि जिन लोगों ने अगर मंजोदाड़ो शहर को नहीं गए, वहाँ विजिट नहीं किया, तो वो यहाँ पर उसका एक हल्का सा एक ग्लिम्स जो है उसका वो उसको ज़रूर देख सकें। हमने यहाँ पर स्टॉल लगाए और उन स्टॉल्स पे ऊपर हमने मंजोदाड़ो से भी स्पेशल जो है उनके म्यूज़ियम की मदद से, साइट्स की मदद से हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्प्लेस की। बड़े खूबसूरत स्टॉल थे, लोगों ने बहुत पसंद किए, ऑफिशियल्स बड़े हैरान हुए, खुश हुए। कुछ ऐसी तस्वीरें भी नायाब हमने पेश की, कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले के लिए किए जो आवाम को बहुत ज़्यादा पसंद है। कल्चर के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले के ऊपर थी। एक लंबा प्रोग्राम था जो 7 दिन तक हमने कैरी किया, और उसके ऊपर जैसे हमने अपनी 2 पहली कामयाबियों का जिक्र किया आपसे, हमने यहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जो ख़ास बात थी वो अगर आपको याद होगा तो हमारे एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है, ज़बरदस्त शफीक इंसान है, हम उनसे हमने रहनुमाई ली और एतज़ाज़ अहसन साहब को हमने ज़हमत दी। फैसलाबाद में तशरीफ़ लेके आए। उनकी एक किताब है बहुत मशहूर, सिंध सागा। उसका उर्दू तर्जमा भी है सिंध सागर और क़याम पाकिस्तान। इसको इस दफ़ा पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने एक स्पेशल एडिशन के तौर पर शाया करवाया और ये स्पेशल एडिशन आवाम के लिए अवेलेबल है, लाइब्रेरीज में मौजूद है, बाज़ार में मौजूद है। हमने तोहफ़ा तौर से बहुत सारी किताबें, तकरीबन 350 किताबें हमने लोगों में तकसीम की ताकि इसको तारीख़ को पहचाने। अब क्यों हमने ये किया कि जब मैंने खुद इस किताब को स्टडी किया तो उसमें हमें ये पता चला कि ये जो हमारा रीजन है जिसको हम सांदलबार कहते हैं और जिसमें हम बैठे हुए हैं, इंडस सिविलाइजेशन ही इतनी खूबसूरत वेल प्लान तारीख थी कि जो एक कंस्ट्रक्टेड थ्योरी कायम कर दी गई है कि हमसे जो दूसरे मुल्क हैं वो हमसे लीड करते हैं या हम उनसे सीख के चलते हैं या उनकी जो थीरीज़ हैं वो हमारे लिए रहनुमाई का बाइस है। तो इस सारे 7 दिन के मेले में ये चीज़ सामने आई कि नहीं, वो गलत है। हमें अपनी ऐसी कंस्ट्रक्टेड थ्योरीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, हमें खुद रिसर्च करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे इस रीजन में, इस तारीख़ में पहले थे, हम ज़्यादा सिविलाइज थे। जैसे हमने मंजोदाड़ो के शहर को अगर आप उसका जाएं, गालिबन अगर आप नहीं गए तो आपको भी दावत दूंगा कि आप भी उसको जाके विज़िट करें। तो बहुत वेल प्लान्ड सिटी था। वो पानी के निज़ाम से वाकिफ़ थे, वो सीवरेज के निज़ाम से वाकिफ़ थे, वो हवाओं के रुख से खिड़कियाँ, दरवाजे, वो सब चीज़ें अपने घरों में बनाते, ज्योमेट्री से वाकिफ़ थे, बड़े वेल प्लान्ड सिटी था। तो वो सारी चीज़ें रिक्रिएट करने का मकसद ये था, प्रूव करने का मकसद ये था कि ये सारी तारीख़ हमें बताती है कि ये चीज़ें जो है वो हमारे रीजन से वहाँ ट्रांसफ़र हुई हैं। हमने अपनी रिसर्च कम कर दी हुई है, हमने इसके ऊपर लिखना कम कर दिया, हमने ज़ोर लगाना कम कर दिया। जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, हमारे पास बड़े खूबसूरत स्पीकर्स आए जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ये चीज़ें सीख के
यूरोप की मिसाल ले लें या उधर की मिसाल ले लें, तो वो यहाँ से सीख के वहाँ पे गए, मगर ब्यूटी ये हुई कि उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस की, ज़्यादा काम किया और इसके एक एक छोटे छोटे पहलू को इस तरह से उजागर किया कि लगने ये लगा कि ये उन्हीं की तारीख है। हालांकि ये चीज़ें यहाँ से ट्रांसफ़र हुई, तो इस चीज़ को हाईलाइट करने में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। इंशाल्लाह अगला मेला इससे ज़्यादा खूबसूरत होगा और जिन चीज़ों पे हम करना चाह रहे थे कि जो हमारी यूथ है उसको एंगेज करके, स्टूडेंट्स को एंगेज करके एक नई राह जो है उसको खोला जाए। ठीक है, तो पब्लिक रिस्पांस क्या रहा ओवरऑल मेले के ऊपर? ज़बरदस्त जी। अपना पब्लिक रिस्पांस में इस वक्त यूँ समझें कि जश्न बहारा भी चल रहा है, मेले ठेले हैं, तो पब्लिक के साथ गालिबन इससे बेहतर आपने जुबिलेशन या एंगेजमेंट पब्लिक की नहीं देखी होगी जो पिछले 3-4 हफ्तों में नज़र आई है। 2-3 चीज़ें हाईलाइट उसकी ये थी कि पूरे शहर में ही, स्पेशल बार डिवीज़न की बात करें तो पूरे शहर में एक मेले का समा था, लोगों के पास सीखने के लिए, विज़िट करने के लिए, देखने के लिए, मताला करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। जश्न बहारा भी इसका एक हिस्सा था। तो हमने सिटी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जश्न बहारा को और इंडस सिविलाइजेशन को ऐसे मर्ज किया कि कुछ प्रोग्राम हमने उनके साथ शेयर किए, उनके कुछ प्रोग्राम हमने अपने साथ शेयर किए। तो पंजाब आर्ट्स काउंसिल और ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद की कोशिश बहुत कामयाब रही। आप भी विटनेस थे कि अगर किसी जगह के ऊपर लोग 30 से 35 हज़ार डेली बेसिस पे विजिट करें तो ये एक मुंह बोलता सबूत होता है कि हम क्या पेश कर रहे हैं और हम अपनी काविश में कितने कामयाब हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने किस चीज़ में लिया? वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, म्यूज़िकल नाइट थी, इंडस सिविलाइजेशन के लिए थी, स्टॉल्स लगे थे, बहुत सारी तकरीबात थी। सबसे ज़्यादा आपकी नज़र में आर्ट्स काउंसिल में होने वाली तकरीबों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने किस में लिया? जो पहला हमारा दिन था उस पर क्योंकि किताब की रोनुमाई थी और हमारे पास जो ऑथर हैं इस बुक के इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से जो खासा काम किया और उनकी किताब जो सिंध सागर पॉपुलर हुई वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। हमने इसको जो है इसका स्पेशल एडिशन जो है वो जब पेश किया तो एतजाज़ हसन साहब ने इसके ऊपर हमें बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली कि हम जो हैं इसका जो टैग लाइन हमारे पास इस सारे मेले का एक बताऊँ कि मैं एक शानदार तसलसल का हिस्सा हूँ। We try to find out the roots of Pakistan through this मेलास, जिसमें हमें काफ़ी कामयाबी हुई और लोगों की बहुत दिलचस्पी रही। सेकंड जो ये नहीं कि हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी, जो हमारे जो सेमिनार्स थे वो बहुत कामयाब थे। सेकंड चीज़ इसमें जो है वो लोगों की दिलचस्पी के लिए जो हमने क्राफ्ट स्टॉल किए गए तो शायद उसमें लोगों ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें पहले भी देख रखी थी और जो उससे कह लें कि कैटेगराइज करें तो उसमें फिर लोगों की ज़्यादा तवज्जो थी म्यूज़िक के ऊपर। एक जनरल सी बात है कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जितने एलिमेंट म्यूज़िक के थे, चाहे वो आर्ट्स काउंसिल के थे या हमारे साथ ज़िला इंतज़ामिया के थे, वो इंतहाई कामयाब रहे। उसमें जो है वो लोगों ने खूब इंजॉय किया और जो मेले का क्रक्स था कि लोग आएँ, उनको यहाँ तक लेके आना जो है उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। और मकसद इसी का यही होता है कि जब लोग आएंगे तो वो हमें सुनेंगे, लोग आएंगे तो हम उन्हें क्राफ्ट और अपने जो गैलरी है जिसके अंदर हमने एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो काफ़ी डिटेल के साथ हमने इसकी तस्वीर के ज़रिए पेश की नुमाइश, उसको लोगों ने काफ़ी सराहा। हमारे पास बुक स्टॉल थे, लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने वहाँ से किताबें भी ख़रीदी और बुक स्टॉल के मकसद यही था कि नौजवानों की दिलचस्पी जो तारीख़ के साथ और अपनी सकाफ़त के साथ बनी रहे, उसमें हम काफ़ी कामयाब हुए। अच्छा, पिछले दिनों फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की तरफ से टैलेंट हंट प्रोग्राम का भी इनकाद किया गया था। आपको क्या लगता है कि इस रीजन से, इस डिवीजन से हमने कितना टैलेंट एक्सट्रैक्ट किया और कोई नए नाम ऐसे सामने आए जो बड़े पॉपुलर हुए हों या फिर ऐसे जो पहले मतलब टैलेंट बहुत ज़्यादा था लेकिन वो सामने नहीं आ पाए? बिल्कुल जी, इस दफ़ा क्योंकि टैलेंट हंट का आपने जिक्र किया है तो टैलेंट हंट की जगह पे ही ये हमारे पिछले 3 टैलेंट हंट प्रोग्राम हो चुके हुए हैं और ये जो स्कीम है हर साल हर डिवीज़न में ही लॉन्च की जाती है। तो टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो उसकी जगह ही इंडस सिविलाइजेशन में लेनी थी। टैलेंट की हम बात करते चलें तो टैलेंट हंट प्रोग्राम जो हमने 3 साल से किया था उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास जो है वो पेंटर सामने आए, शॉर्ट मूवी बनाने वाले हमारे पास जो है यूथ बड़ी सामने आ गई, हमारे पास सिंगर बड़े ज़बरदस्त हैं। एक जो हमारे पास बड़ी मशहूर सिंगर आजकल पॉपुलर हो चुकी हुई हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, मोमिना, वो यहीं से स्टार्ट लिया। मोमिना मुस्तहसन? नहीं, मोमिना मुस्तहसन नहीं है, उनका दूसरा नाम जो है मेरे जहन से अभी स्किप हो रहा है। तो वो भी हमारी ही सिंगर हैं। उसके अलावा जो एक दूसरे हमारे गज़ल गायक हैं उनको भी हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया। वो हमारे यहाँ पे रीजन में से फर्स्ट आए थे, उनको हम लोग पूरा पंजाब लेके घूमे, आजकल वो अपने शोज़ कर रहे हैं। तो म्यूज़िक में ख़ास तौर पे फैसलाबाद से हमारा जो टैलेंट है
जो जिसको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो सामने नहीं आ पाए थे, उनको इस टैलेंट हंट के ज़रिए हमने सामने लेके। क्राफ्ट का बहुत बड़ा जो है वो हमारे सामने नाम आ गया कि जो कि हमारे जंग से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे नौजवान थे जो क्राफ्ट मैन है, ज़बरदस्त किस्म के, वो लकड़ी के ऊपर काम करते हैं और इंस्टेंट जब उनका काम देख के थोड़े से वक्त में वो कैसे लकड़ी को तराशते हैं, वो बड़ा कामयाब रहा। तो टैलेंट हंट से तो एक लंबी लिस्ट है जिन नौजवानों को हमने 3 साल यहाँ से खोजा, वो अपने अपने बिजनेस भी सेट कर चुके हुए हैं, अभी वो अपने रीजन के पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ बन चुके हुए हैं, उनको काम मिल रहा है, उनको शोज़ मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली यही हमारा काम था आर्ट्स काउंसिल का कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, नौजवानों के दरमियान मुकाबलों की एक फ़िज़ा जो है उसको बहाल किया जाए, जिसमें हम काफ़ी कामयाब रहे। इसकी खूबसूरती ये थी कि हम छोटे अपने हर जगह पे गए, स्कूलों, छोटे स्कूलों को एंगेज किया। ठीक है, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ जाहिद इकबाल मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि आप बता रहे थे कि स्कूल लेवल तक इस कंपटीशन को लेके जाया गया, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स भी इन्वॉल्व किए गए इसमें? जी हाँ, ये टैलेंट हंट प्रोग्राम क्योंकि पूरे पंजाब भर में किया जाता है। हम अपने रीजन की अगर बात करें तो फैसलाबाद में हमने चनियोड़, झंग, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद से तमाम स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, सेमी गवर्नमेंट स्कूल, सबको एंगेज किया। बहुत बड़ी तादाद थी स्टूडेंट्स की, यानी कि अगर आप किसी एक शोबे की बात करें तो 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन जो है वो हमारे सामने आई और उसमें से फिर काफ़ी लेंथी प्रोसेस था, उनको शॉर्टलिस्ट करते गए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक आते आते हम फिर पंजाब भर में उनके अपने मुकाबले करवाए, जो कि लाहौर में हमारे हेड ऑफिस उसको कंडक्ट करवाता है। तो उसके बाद जो है वो जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट निकली वो बड़ी रिफाइंड थी और वही उन्हीं का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे जो 6 शोबे थे उसमें से जो लोग सामने आए हैं वही हमारी क्रीम है, वही तलाश कर रहे थे। तो इंशाल्लाह ये टैलेंट हंट प्रोग्राम जैसे कई प्रोग्राम्स है, वो पंजाब आर्ट्स काउंसिल का मोटिव ये होता है कि नए टैलेंट को प्रमोट किया जाए। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, जो अभी हमने जश्न बहारा का बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, तो इसमें एक खूबसूरती आपने खुद भी मुलाहिजा की होगी कि हमने मैच्योर आर्टिस्टों के साथ साथ अपने नए आर्टिस्टों को नहीं भूले। हमने फैसलाबाद रीजन के ऑलमोस्ट तमाम आर्टिस्टों को, तमाम यंगस्टर को, तमाम यूथ को इसमें एंगेज रखा और हर शो के दरमियान हमने उन्हें मौका दिया एक बड़े स्टेज के ऊपर भी आए और लोग उनको सुन सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आगे बढ़ते हैं जनाब, मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आर्ट्स काउंसिल के आगे, कौन कौन से इवेंट्स है जो होने जा रहे हैं और उनको किस तरह से तरतीब दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, आने वाले इवेंट्स में इसी तरतीब के साथ जैसे हम नई से नई एक स्कीम डिज़ाइन करते हैं कि हमने क्राफ्ट पे काम कर लिया, म्यूज़िक पे काम कर लिया, लिटरेचर पे काम कर लिया। तो इस वक्त जो मेरी ज़्यादा तो जो है वो है लिटरेचर के ऊपर कि हम म्यूज़िक पे काफ़ी सारा काम कर चुके हुए हैं, सिविलाइजेशन पे काफ़ी काम कर चुके हुए हैं। अब इन चीज़ों को पेश करने की बारी है, इस चीज़ को रिकॉर्डेशन की बारी है। तो हम लिटरेचर के ऊपर इंशाल्लाह जल्द आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करेंगे कि जो हमारे रिसर्च हैं, इसके लिए मैंने जो हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे उनके साथ MOU साइन किए हैं, उनके जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, उनको हम अपनी आर्ट्स काउंसिल के साथ एंगेज करेंगे ताकि जिन चीज़ों पे अभी हम पिछले 3-4 साल से काम करते आए हैं, एक रिसर्च उस पर की जाए और जो आने वाले वक्त में उसके ऊपर थीसिस और उसके ऊपर किताबें जो हैं उसके ऊपर तवज्जो हो। इतनी सारी मेहनत का हासिल तो वही होगा जो हमारे पास किताब की सूरत में आएगा, जिसके मुख्तलिफ तराजम हो के दुनिया उनको पढ़ सकेगी, देख सकेगी। मकसद इसके पीछे यही होता है पंजाब आर्ट्स काउंसिल का कि हम अपने कल्चर, सकाफत की रूट्स को याद रखें, यूथ को एंगेज करें, इसको हम रिमाइंड रखें और हम लोगों को अब मज़ीद मौके दें। उससे क्या होता है कि जब हम किसी रिसर्च में जाते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें से आंसर निकलता है तो उस आंसर से एक नया क्वेश्चन जन्म लेता है। वो क्वेश्चन ही हमारी रहनुमाई करता है। तो हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं उसमें से हमारे लिए ऑटोमेटिकली बहुत सारे और एवेन्यू और प्रोग्राम निकल आते हैं, जिसको हम लोग मज़ीद हमें मदद मिलती है कि आने वाले दिनों में हमने क्या प्रोग्राम करना है। ठीक कहा आपने। पंजाब में बहुत सारी आर्ट्स काउंसिल्स हैं, तो क्या आर्ट्स काउंसिल्स की नंबरिंग भी की जाती है उनके परफॉर्मेंस के लिहाज से, और अगर की जाती है तो फैसलाबाद कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? जी, इस वक्त खुशी की बात है कि पंजाब आर्ट्स काउंसिल पिछले 3 साल से बहुत खूबसूरत काम कर रहा है। रेटिंग की तरफ तो मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि रेटिंग तो आप देंगे, आप पूरे पंजाब के लोग हमारे साथ हैं
और हमारे पास इस वक्त 9 आर्ट्स काउंसिल हैं 9 डिवीज़न में, और 2 हमारी डिस्ट्रिक्ट में हैं। कुछ हमारी नई आर्ट्स काउंसिल बन रही हैं। हेड ऑफिस हमारा लाहौर में है जो कि कंट्रोलिंग बॉडी है, और उसकी इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते रहते हैं। हमारी बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत मीटिंग होती हैं सारे डायरेक्टर साहिबान के साथ और हमारे हेड ऑफिस के साथ, और जब हम प्रोग्राम डिज़ाइनिंग के फेस में होते हैं तो हम लोग मशवरा करके सारे चलते हैं। अब जो रेटिंग की खूबसूरती है, ये फीडबैक आपको एक तो हेड ऑफिस से मिल जाएगा कि हर आर्ट्स काउंसिल जो है उसकी प्रोग्रेस क्या है। प्रोग्राम से पता चल जाता है जितने अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं काउंसिल के अंदर। अभी रिसेंटली क्योंकि तकरीबन पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टार्स, इवन राहत फ़तेह अली खान काउंसिल के अंदर आए, और गायबाना तौर पे उनसे जब एक नशिस्त हुई तो वो पता भी चला कि नाराज़ थे पहले, काफ़ी अरसा पहले, लेकिन जाहिद साहब की ये अच्छी बात है कि उन्हें मना के काउंसिल के अंदर भी लाए और उनसे बातचीत भी हुई वहाँ पे। और इसके साथ साथ ये भी देखने को आता है कि बड़े बड़े मज़ीद आर्टिस्ट जो होते हैं वो भी वहाँ पे आते हैं। शायर हजरात जो बहुत रूठे हुए थे काउंसिल से, वो भी अब वापस आना काउंसिल की रौनक बहाल कर रहे हैं। काउंसिल की रौनक को मज़ीद बहाल करने के लिए कोई आइडियाज़ आपने जनरेट किए? क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा था वहाँ पे कोई म्यूज़िक की क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जैसे मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले जिक्र कर रहे थे रेटिंग के मुतल्लिक, तो हम एज ए फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल किसी से कम नहीं है। हम अपना पूरा किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं और उसकी कोशिश में लगे रहते हैं। कोशिश में लगने से मुराद ये है कि हर एक नया प्रोग्राम से हम लर्निंग करते हैं, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 साल से हमने आर्ट्स काउंसिल को काफ़ी एक्टिव रखा हुआ है, और प्राउडली सेइंग कि वी आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह बेटर देन ऑल द काउंसिल्स, कि हम बहुत ही ज़बरदस्त काम करने जा रहे हैं। जहाँ तक बात हुई कि हम उसकी एंगेजमेंट यही थी कि आर्ट्स काउंसिल का काम है कि हमारे साथ जुड़े हुए तमाम शोबे के लोग यहाँ पे, हम उनके लिए बैठे हुए हैं, उनको एंगेज करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उनके मशवरे से हम आगे बढ़ सकते हैं। म्यूज़िक में हमने काफ़ी काम किया है। हमारी जो म्यूज़िक की क्लास है वो बड़ी खूबसूरत चल रही है, और हम शहरियों से दरख्वास्त भी करेंगे कि आप अगर म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ आकर रजिस्टर्ड हों और इस क्लास का और ज़्यादा कामयाब बनाएं। जगह जगह पे वैसे तो छोटे मोटे बहुत सारे क्लब बने हुए हैं। आर्ट्स काउंसिल ने एक खूबसूरत सा आपके लिए म्यूज़िक रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे फ्राइडे नाइट में बड़ी खूबसूरत महफिल भी होती है, क्लासेस रेगुलर बेस पे होती हैं। हमारे पास क्राफ्ट के लिए आप आइए, क्राफ्ट की क्लासें हम डिज़ाइन कर चुके हुए हैं। हमारे पास गो के रजिस्ट्रेशन इस वक्त कम है, मगर हम इनकरेज करते हैं कि आपको जिस भी क्राफ्ट में दिलचस्पी है, वुड वर्क में दिलचस्पी है, आपको दूसरे में है, पेंटिंग के लिए हमारे पास असातिज़ा कराम बड़े मैच्योर हैं। खताती के हवाले से वैसे भी फैसलाबाद का एक बड़ा नाम है, और पेंटिंग के हवाले से बड़ा नाम है। तो ये 3-4 क्लासें हमने शुरू की हुई हैं। हम लोग अभी इसको जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। अभी तो वीक में 2 क्लासें होती हैं, रेगुलर बेसिस के ऊपर भी हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारा लिटरेचर है, लिटरेरी बॉडीज़ जितनी हैं उनको मैंने अपने साथ एंगेज किया हुआ है। मुशायरे हमारे पास रेगुलर बेस पे हो रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड के ऊपर हमारे पास मुशायरे होते हैं। कल भी है, परसों भी है, महीने के आखिर में बहुत सारे हमारे पास मुशायरे हो रहते हैं। तो हमने जितने शोबा जात हैं उसमें हमने बड़े बड़े शायर भी बुलाए, बाहर से भी एंगेज करते हैं, मेहमान शोरा हजरात को भी सुनते हैं, लोकल जो हमारे शोरा हजरात हैं उनके साथ हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर एंगेज रहते हैं। तो इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में अगर आपके पास कोई आइडिया हो या कोई मुझे सुन रहा हो जो अपने प्रोग्राम की तरतीब के लिए उसके जहन में हो कि ये चीज़ अगर रह गई है तो हमारी भी रहनुमाई किया करें, हमें आप बताया करें, अपना प्रोग्राम लेके आके इन पर्सन मुझसे खुद मिलिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, इस दफ़ा ये देखने को मिला कि ख़वातीन की नुमाइंदगी बड़ी ज़बरदस्त की गई, ख़वातीन के लिए अलग से मुशायरे का अहतमाम किया गया। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके पास? अच्छा, ज़बरदस्त जी। देखें, अभी दुनिया चली गई है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर और यौम निस्फ़ा मनाया जा रहा है, तो बिल्कुल वहीं से था सारा कॉन्सेप्ट कि अभी हम ये जो दिन मनाने वाला है उसको हम लोग अपने रीजन की हद तक, ताकि ज़िंदगी के तमाम शोबे जो हैं उनको उनकी अहमियत एक तो उजागर हो, उनको हम अप्रिशिएट करें। इसी सिलसिले में हमने 8 मार्च को यौम निस्वा के ऊपर जितने प्रोग्राम थे उसकी जो लीडिंग होस्ट थी, लीडिंग शायरा हजरात थीं, और सारे प्रोग्राम हमने औरतों को अप्रिशिएट करने के लिए, ख़वातीन के लिए डिज़ाइन किए। तो बहुत ही खूबसूरत सा मुशायरा देखने में मिला। हमने किताब की रोनुमाई भी करवाई जिसमें ख़वातीन जो हमारी राइटर्स थी उन्हीं को हमने हाईलाइट किया। हमने सिंगिंग के शोबे में जो हैं वो भी ख़वातीन के लिए की। तो कम से कम हमने ये किया कि उस दिन हम इनकी खिदमात के इतराफ़ में एक दिन जो दुनिया ने मुख्तस कर रखा है, आर्ट्स काउंसिल ने भी वो दिन सारा इन्हीं के और अपने होने वाले तमाम प्रोग्राम में इन्हीं के नाम पे मुख्तस किया। पंजाबी कल्चर के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सारे सिख भी आए थे इस कल्चर को देखने के लिए, कल्चरल डांस भी किया गया वहाँ पे,
और बहुत सारे और भी चीज़ें मौजूद थी, स्टॉल्स भी थे वहाँ पे पंजाबी कल्चर के हवाले से। देखो जी पंजाबी ची फिर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ अगर पंजाबी जी गल करनी है फिर ਆਪਾਂ पहले ब्रेक ले लिए तो ब्रेक तो बाद ब्रेक आके ਲੈਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਚਲਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ओके ਪੰਜਾਬੀ जनाब, ब्रेक ले रहे हैं छोटी सी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जाहिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो है पंजाबी कल्चर के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਥੇ 23 ਔਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਲਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ लोग आए, उन्होंने सराहा। स्पेशली जो है जैसे आपने जिक्र कर दिया था कि साढ़े को सरदार बहुत सारे आए, उन्होंने बहुत अच्छा लग्या साढ़े नाल कट्ठियां मिल के बैठ के गिद्धे माहिए टप्पे पान दा भंगड़े करन दा सुलेख मेला बड़ा कामयाब रहा। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਚਰ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲਤੀਫੇ ਵੀ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਸਨ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਰੌਣਕ ਸਨ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਨਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਟੱਚ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਗਿਲਗਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ प्रोग्राम किया जाए। साड़ी कोशिश इंशाल्लाह कितनी कामयाब हुई है तो सानू अपने कमेंट से दसना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, पंजाबी कल्चर ना सिर्फ वहाँ पे दिखाने की हद तक खाने में भी बड़ा नुमाया नज़र आया। वहाँ पे साग की, देसी घी की और मक्खन की डलियाँ, मक्की की रोटी, ये चीज़ें भी वहाँ पे, चाटी की लस्सी भी। बिल्कुल जी, असी जनाब लस्सी का बंदोबस्त भी किया, असी साग और जी स्पैशल साड़ियाँ चीज़ां ने कि जनाब मक्खनी दाल बना के रखी, फिर असी बाजरे की रोटी भी बनवाई, असी मकई की रोटी भी बनवाई, असी गंदम की रोटी भी बनवाई। तो वो चीज़ां बड़ियां पसंद कीतियां गईयां, बड़े ज़बरदस्त स्टाल रहे। और खान दे विच जिहड़ा साडा पंजाबी टच है कि ढेर खाओ और रज के खाओ, वो भी काफ़ी सारा दिलचस्प पहलू रहा मेले का। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब इतना बड़ा मेला सजाया गया तो अप्रिसिएशन तो आपको अपने डिपार्टमेंट से फिर मिली होगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्राउडली सेइंग कि वी आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। और हमें जो है सेक्रेटरी ऑफिस ने अप्रिशिएट किया, मेरे अपने हेड ऑफिस ने, हमारे महबूब आलम साहब खुद तशरीफ़ लेके आए जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और वो यहाँ पे रहे, हमारे पास मेले का हिस्सा बने, बहुत अप्रिशिएट किया, शाबाशी दी उन्होंने। और इंशाअल्लाह ताला जब इस तरह की शाबाश मिलती रहे, लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, तो हमारा हौसला बुलंद होता है। छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं उनको हम लोग दोबारा से मज़ीद अगले प्रोग्राम में करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है, हम अपने काम पे लगे हुए हैं प्रोफेशनली। जितना कुछ आज तक हमने सीखा, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं अपने, चाहे हम तजुर्बा से सीखें, हम हर प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से फ़र्क देखते हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। काउंसिल की डेवलपमेंट भी की जाएगी कोई आने वाले दिनों के अंदर किसी के साथ? जी हाँ, ये एक रेगुलर प्रोसेस है और उसमें डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी इसके साथ हैं, रेनोवेशन भी चल रही है। शायद बहुत सारे दोस्त हमसे प्यार करते हैं, आर्ट काउंसिल से प्यार करते हैं, कुछ शिकायतें भी उनकी रहती हैं रेनोवेशन के हवाले से लेकर, तो जिसके लिए मैं अपने तय कोशिश करता हूँ। लाहौर हेड ऑफिस से हमारी सपोर्ट होती है और हम फंड्स लाने में कामयाब हो गए। ये जो छोटी मोटी खट्टी मीठी बातें हैं कि जनाब हमारे फंड्स चले गए, फिर हम लाने में कामयाब हो गए, तो ये चीज़ें एक डेली रूटीन का पार्ट हैं। ये सारी चीज़ें भी साथ चलती रहेंगी। रेनोवेशन प्रोग्राम अप्रूव हो चुका हुआ है, इसकी पूरी रेनोवेशन की स्कीम अप्रूव हो चुकी हुई है। उसमें नए बाथरूम बन रहे हैं, नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, पूरी बिल्डिंग ने पेंट होना है, इन एंड आउट की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम हो रहा है। तो जैसे जैसे फ़ंड दस्तियाब होंगे और उसके साथ साथ ये सारे काम होते रहेंगे। कोशिश यही है कि जब लोग यहाँ पे आएँ तो उनके लिए जो टाइम है ये एक प्लेजर का, लेजर का और पीस का टाइम हो। यहाँ बैठें, एंजॉय करें, फैसिलिटी को एंजॉय करें, प्रोग्राम को एंजॉय करें और अपने आइडियाज़ नए दे के आएँ और हमारे साथ यहाँ पे खुश रहें। हमारा बेसिकली तो काम यह है कि आप लोगों को एंगेज करने से कि आप खुश रहें जहाँ पे आप अपने काम करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं या आप अपने किसी मसाइल में गिरे हुए हैं। जब आप आर्ट काउंसिल में आएँ वो सारे आपके दिल इधर दूर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि फैसलाबाद में आपको काम करके कैसा लगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपकी पोस्टिंग रही, तो जब यहाँ पे आए, यहाँ पे पोस्ट हुए, यहाँ के लोग, शायर और दीगर अहबाब आपको कैसे लगे? ये एक यूनिक बात है वाकई में। अगर किसी बहुत बड़े शहर की बात करें तो उसमें लोगों के पास टाइम कम होता है। यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि जो शहरियों का रिस्पांस था वो बहुत अच्छा रहा। हर एक मेरे साथ बहुत ही पर्सनल टच हो के, एक तो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है यहाँ पे, और काउंसिल में हम लोग रात 10, 11, 12 बजे तक भी मौजूद होते हैं। इतना लंबा टाइम कोई ऑफिस के ही कोई नहीं देता, और यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, एंगेज हैं हमारे साथ। तो हम लोग बैठे हुए प्रोग्राम जो है उसकी बात करते हैं, और चंद ही दिनों में हम प्रोग्राम डिज़ाइन करके आपके सामने पेश भी करते हैं। ये इसकी खूबसूरती है कि हम अपने शहरियों के साथ मेरी एंगेजमेंट बहुत अच्छी है, काउंसिल की एंगेजमेंट बहुत बेहतर हो चुकी हुई है। हम हर प्रोग्राम को वेलकम करते हैं। कल्चरल लिहाज से कितना रिच है? कल्चर के लिए तो यूँ समझो कि इस वक्त अगर हम प्राउडली सेइंग कि पाकिस्तान में लिटरेरी और कल्चरली द रिचेस्ट रीजन इन होल पाकिस्तान इज़ द फैसलाबाद। जिस भी चैप्टर को मैंने टच किया, चाहे इसको हम शहर नात कहें, और चाहे हम म्यूज़िक की बात करें, चाहे हम क्राफ्ट की बात करें, तो किसी चीज़ की, और स्पेशली जो हमारे पास पेंटर्स हैं, हमारे पास कैलीग्राफर्स हैं, हमारे पास हर शोबे में यहाँ पे वाफर मिकदार में मौजूद हैं। हमारे लिए समटाइम सिलेक्शन करना ये भी मुश्किल हो जाता है कि उनकी रेटिंग के हवाले से, उनके, क्योंकि आर्टिस्टों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। राहत अली खान साहब बहुत बड़े, यहाँ बड़ा नाम है, फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं, और वो जब भी फैसलाबाद आते हैं वो ज़रूर हमारे पास आते हैं। उनकी वजह से ये है कि आर्ट्स काउंसिल काफ़ी लाइमलाइट में रहती है, अप्रिशिएट करते हैं हमारे प्रोग्रामों को। हमारे पास जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कैलीग्राफर्स हैं, वो हमारे पास आते रहते हैं। आने वाले दिनों में आपको एक बहुत अच्छा कैलीग्राफी का वर्कशॉप्स भी मिलेंगी, यहाँ पे उसका डिस्प्ले भी मिलेगा, क्राफ्ट बाज़ार भी मिलेंगे, आपको लिटरेरी फेस्टिवल भी मिलेंगे। तो ये सारी पॉसिबल जितनी चीज़ें हैं ये लोगों की एंगेजमेंट के साथ हैं। वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ एंगेज हैं। प्रोग्रामों की एक लंबी लिस्ट है, उसको शॉर्टन करके हम लोग जो प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर नौयत के हों, कि जिसका रिज़ल्ट और जिसकी जो हमारा मोटिव है एंगेजमेंट का, वो जितना बेहतर होता जाता है, वो प्रायोरिटी 1 में चले जाते हैं, उसके बाद प्रायोरिटी 2 में चले जाते हैं, प्रायोरिटी 3 में चलते हैं। ऐसी ही 3 लिस्टें मैंने बना रखी हुई हैं कि जिसमें कम से कम महीने में हम लोग प्रायोरिटी 1 के प्रोग्राम करें, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें जोड़ें। इसमें लोगों की काफ़ी हमें इंकरेजमेंट मिलती है, और अल्लाह का शुक्र है कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। म्यूज़ियम का भी चार्ज आपके पास है अब, तो म्यूज़ियम के लिए कोई बेहतरी के चांसेस हैं? क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाए तो पुरानी इमारतें कुछ ऐसी हैं जो कि तारीख़ी एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल है, उसके ऊपर कोई काम किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी मेरे पास एडिशनल चार्ज है। बेसिकली तो मेरी जो इस वक्त असाइनमेंट है वो आर्ट्स काउंसिल में है। इस वक्त एडिशनल चार्ज है मेरे पास म्यूज़ियम का, और म्यूज़ियम डूइंग ग्रेट। पिछले जो मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन थी, दूसरी दफ़ा मेरे पास ये चार्ज आया है म्यूज़ियम का, और लोगों का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बच्चे, मैं अक्सर जाता हूँ तो बच्चे, स्कूल और पब्लिक भी जो है वहाँ पे मौजूद होती है। टीम बहुत अच्छी है, डेडिकेटेड है, मेहनत कर रहे हैं सारे। और जहाँ तक मेरी एंगेजमेंट का ताल्लुक है तो डेफिनेटली जो बंदा इस शहर में सारी चीज़ें कर रहा होता है, चाहे मैं इस पॉइंट ए पे हूँ या पॉइंट बी पे हूँ, तो वो एंगेजमेंट हम लोग मिक्स एंड मैच करके उसको काफ़ी और बेहतर हो जाती हैं। तो म्यूज़ियम जो है वो इस वक्त दरवाजे खुले हैं। लोग जो आम शहरी हैं, सम टाइम मुझे खुद भी हैरानगी होती है कि मैं जब उनसे एंगेज हुआ कि आपने हमारा म्यूज़ियम देखा, तो वो कहते हैं नहीं। तो लायलपुर म्यूज़ियम विज़िट कीजिए, आपको दिखाने के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें, तारीख़ी चीज़ें हैं, नई चीज़ें भी हैं, पुरानी चीज़ें भी हैं, तारीख़ी चीज़ें हैं, आपको देख के अच्छा लगेंगे। इस दफ़ा मेले के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेशन की, तो कोलैबोरेशन के साथ काम करके आपको कैसा लगा? वेरी कोऑपरेटिव, वेरी इनकरेजिंग, बहुत मज़ा आया। ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त एट देयर बेस्ट, और जितने ऑफिसर्स हैं हमारे डीसी साहब, मैडम कमिश्नर की क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये जो हमारे पास इस वक्त टीम है, आई फील फ्रॉम द लास्ट 3 years द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम राइट नाउ। हमने कोलैबोरेट अल्लाह किया। ताला इसी तरह मजीद काम करने की जो है वो हमारे ऑफिसर्स को तौफीक दे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।